गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 11th हिस्ट्री का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के शासन के बाद के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आता है 4 खलीफे। पैगंबर मोहम्मद ने अरब समाज को नई दिशा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी, जिसके बाद इस्लाम पर घोर संकट उत्पन्न हुआ। इसका कारण था कि पैगंबर मोहम्मद का अपना कोई पुत्र नहीं था एवं उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। अतः उम्मा ने निर्वाचन पद्धति द्वारा अबू बकर को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इससे खिलाफत संस्था का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इनके मुख्य कर्तव्य थे इस्लाम की रक्षा और प्रसार करना है, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, पैगंबर द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को जारी रखना, आवश्यकता पड़ने पर जिहाद की घोषणा करना, गरीबों, अपाहिजों और यतीमों की सहायता करना। आरंभिक 4 खलीफों के पैगंबर मोहम्मद के साथ नज़दीक और गहरे संबंध थे। उन्होंने 632 से लेकर के 661 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं अबू बकर, जिनका शासनकाल 632 से 634 ईस्वी माना गया है। अबू बकर खलीफा के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति थे। वह इस पद पर 632 से 34 ईस्वी तक रहे। वह पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे। जिस समय वे खलीफा के पद पर निर्वाचित हुए तो उस समय उन्हें अनेक विकट समस्याओं का सामना करना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद ने किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की थी। इस स्वर्ण अवसर को देखते हुए अरब के विभिन्न भागों में अनेक नकली पैगंबर प्रकट हो गए। उन्होंने मदीना के मुसलमानों की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। अनेक स्थलों पर विद्रोह किए गए। मक्का और मदीना में अनेक लोग ऐसे थे जो इस्लाम का विरोध कर रहे थे। ईसाई और यहूदी भी इस्लाम के लिए कड़ी चुनौती बने हुए थे। अबू बकर इन समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके बाद दूसरे आते हैं हमारे उमर। उमर का शासनकाल 634 से 44 ईस्वी माना जाता है। उमर आरंभिक 4 खलीफाओं में से एक महान थे। वे कुरैश कबीले संबंधित थे। उनकी नियुक्ति अबू बकर द्वारा की गई थी। वे खलीफा के पद पर 634 तक रहे। वह इस पद पर 644 ईस्वी तक रहे। वह एक महान खलीफा प्रमाणित हुए। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से जान लिया था कि उम्मा को केवल व्यापार और साधारण करों के बल पर संगठित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी। यह धन उन्हें केवल विजय अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से प्राप्त लूट से मिल सकता था। इस उद्देश्य से तथा इस्लाम के प्रसार के लिए अबू बकर की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से ज़कात, एक धार्मिक कर था जो कि मुसलमान से प्राप्त किया जाता था। उनकी आय का 2.5% होता था। जजिया, यह कर केवल गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। इसके बदले सरकार उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन देती थी। ऐसे लोगों को धिम्मिस अर्थात संरक्षित लोग कहा जाता था। खराज, यह भूमि कर था जो गैर मुसलमानों से प्राप्त किया जाता था। फे, यह मुसलमानों से प्राप्त किया जाने वाला भूमि कर था। खलीफा उमर एक न्यायप्रिय शासक था, यहाँ तक कि उसने अपने पुत्र को मौत की सज़ा देने में भी संकोच नहीं किया था। तीसरे खलीफा थे हमारे उस्मान, जिनका समय 644 से 656 ईस्वी माना जाता है। उस्मान मुसलमानों का तीसरा खलीफा था। उसकी नियुक्ति 6 सदस्यों की एक समिति द्वारा 644 ईस्वी में की गई। वह इस पद पर 656 ईस्वी तक रहा। इसका संबंध उम्मयद वंश के कुरैश परिवार से था। उस्मान भी अन्य खलीफाओं की तरह महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। अतः सिंहासन पर बैठते ही उसने सर्वप्रथम इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की ओर विशेष ध्यान दिया। इस उद्देश्य से उसने अपनी सेना को संगठित किया। उसने अपने शासनकाल में साइप्रस, खुरासान, काबुल, गजनी, हेरात, ट्यूनीसिया और लीबिया आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।
तीसरे खलीफा आते हैं हमारे चौथे खलीफा, जिनका नाम है अली। 656 से 661 में इनका कार्यकाल दिया गया है। खलीफा उस्मान की हत्या के पश्चात 24 जून 656 को अली मुसलमानों के चौथे खलीफा बने। वे 661 ईस्वी तक इस पद पर रहे। वे कुरैश कबीले के बानो हाशिम परिवार से संबंध रखते थे। वे पैगंबर मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पुत्र माने जाते थे। खलीफा बनने के शीघ्र पश्चात अली ने अपनी राजधानी मदीना से बदल करके कुफा में बना ली। अली के शासनकाल में मुसलमान दो संप्रदायों में बट गए थे, शिया और सुन्नी। उनके समर्थक शिया कहलाए और उनके जो विरोधी मुसलमान थे उन्हें सुन्नी कहा गया। 9 दिसंबर 656 ईस्वी को अली और उसके विरोधियों के मध्य ऊँटों की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अली के विरोधियों का नेतृत्व पैगंबर की पत्नी आयशा ने किया। इस लड़ाई में यद्यपि अली विजित हुआ, किंतु इससे उसकी समस्याएं कम नहीं हो पाई। उम्मयदों का उत्थान एवं पतन। उम्मयद वंश की गणना इस्लाम के इतिहास में महत्वपूर्ण राजवंशों में की जाती है। इस वंश की स्थापना 661 ईस्वी में मुआविया ने की थी। इस वंश के शासकों ने 750 तक शासन किया है। इसकी राजधानी का नाम दमिश्क था। इस वंश के शासकों ने खलीफा के चुनाव की अपेक्षा वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा को आरंभ किया था। इस उम्मयदों का उत्थान, किस प्रकार उम्मयद शासन की उत्थान हुआ है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं मुआविया। 661 से 680 उम्मयद वंश का संस्थापक मुआविया था। खलीफा बनने से पूर्व सीरिया का गवर्नर था। वह 661 से 680 तक खलीफा के पद पर रहा। जिस समय वह खलीफा बना उस समय उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी। वह एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था, अतः उसने इन चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना किया। उसने सर्वप्रथम दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। उसने 663 ईस्वी में खरीजाइटों, जिन्होंने खलीफा के विरुद्ध कुफा में विद्रोह कर दिया था, का शक्ति के साथ दमन किया। दूसरे आते हैं याजिद। जिनका समय 680 से 683 माना जाता है। 680 ईस्वी में मुआविया की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र याजिद उसका उत्तराधिकारी बना। मुआविया ने उसे अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वह 683 तक खलीफा के पद पर रहा। उसने खलीफा बनते ही पूर्व खलीफा अली के पुत्र हुसैन ने उसका विरोध किया, अतः उसका सामना करने के लिए याजिद ने उमर बिन सैद के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजे। दोनों के मध्य 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को करबला की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हुसैन पराजित हुआ। उसे गिरफ्तार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके बाद था मुआविया द्वितीय और मारवान। 683 ईस्वी में याजिद की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुआविया द्वितीय नया खलीफा बना। वह एक नम्र स्वभाव वाला व्यक्ति था। कुछ माह के शासनकाल के पश्चात 684 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, अतः मारवान को 684 ईस्वी में नया खलीफा बनाया गया। वह मुआविया प्रथम का चचेरा भाई था। उसकी भी 1 वर्ष पश्चात मृत्यु हो गई, अतः उसके शासनकाल को इस्लाम के इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। उसके बाद आता है अब्द अल मलिक। अब्द अल मलिक की गणना उम्मयद वंश के महान खलीफाओं में की जाती है। वह मारवान का पुत्र था। वैसे 685 ईस्वी में खलीफा के पद पर नियुक्त हुआ। 705 ईस्वी तक इस पद पर रहा। उसने अपने शासनकाल के आरंभ में घोर समस्याओं का सामना किया। अब्द अल मलिक इन समस्याओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने न केवल इन समस्याओं पर नियंत्रण पाया, अपितु मुस्लिम साम्राज्य को संगठित करने में भी उसने उल्लेखनीय योगदान दिया। अगले आते हमारे वालिद प्रथम। वालिद प्रथम उम्मयद वंश का एक अन्य प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। वह अब्द अल मलिक का पुत्र था। वह 705 ईस्वी में खलीफा के पद पर नियुक्त हुआ। वह इस पद पर 715 ईस्वी तक रहा। उसने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार, इसके संगठन में प्रशंसनीय योगदान दिया। वालिद प्रथम ने सर्वप्रथम मध्य एशिया के अनेक प्रदेशों बुखारा, समरकंद आदि में इस्लामी झंडा फहराया।
इस कार्य में उसे ईरान के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने उल्लेखनीय योगदान दिया। 711-12 ईस्वी में वाजिद अली प्रथम के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया। वालिद प्रथम के समय मिस्र के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर ने पश्चिमी अफ्रीका के अनेक प्रदेशों पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद आते हैं हमारे सुलेमान। 715 ईस्वी में वालिद प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सुलेमान नया खलीफा बना। वह 717 ईस्वी तक इस पद पर रहा है। उसके शासनकाल में इस्लाम के इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं है। उसका केवल एक महत्वपूर्ण कार्य अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र उमर द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। नेक्स्ट आते हैं हमारे उमर द्वितीय, जिनका समय उमर द्वितीय 717 ईस्वी से 720 तक खलीफा के पद पर रहे। अपने अल्प शासन काल में उसने इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की अपेक्षा इसके संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने मवालियों के प्रति उदार नीति अपनाई और मुसलमानों के बराबर अधिकार दिए। मवाली वे गैर अरबी मुसलमान थे जिन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया था। उसने इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से इसे ग्रहण करने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान की थी। उसने साम्राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर किया। उसके बाद हमारे 8वें खलीफा आते हैं उमर द्वितीय के उत्तराधिकारी। 720 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी तक उमर द्वितीय के अनेक उत्तराधिकारियों ने शासन किया है। इनके नाम याजिद द्वितीय, हिसाम, वालिद द्वितीय, याजिद द्वितीय एवं मारवान द्वितीय थे। वे सभी उत्तराधिकारी अयोग्य निकम्बे प्रमाणित हुए। परिणाम स्वरूप 750 ईस्वी में उमयद वंश का अंत हो गया। उमयद वंश के पतन के कुछ कारण। उमयद वंश की स्थापना 661 में मुआविया ने की थी। 750 ईस्वी में इसका पतन हो गया, जिसमें पतन के मुख्य कारण उमयद वंश के कुछ खलीफाओं को छोड़कर अधिकांश खलीफाओं ने प्रशासन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उमयद वंश के उत्तराधिकारी साम्राज्य के हितों की अपेक्षा अपनी स्वार्थी हितों में अधिक व्यस्त रहते थे। तीसरा, उमयद शासक गैर अरबों के साथ बहुत मतभेद करते थे। इससे उनमें उमयद वंश के प्रति नफरत की भावना फैली। चौथा, उमयद वंश के शासक अपनी सेना को नियमित तनख्वाह न दे सके। पांचवा, शिया वंश के लोग उमयदों के कट्टर दुश्मन थे। वे उन्हें अली और उसके पुत्र हुसैन की हत्या के लिए जिम्मेदार मानते थे। छठा, उमयद साम्राज्य में फैली अराजकता का लाभ उठाते हुए अब्बासियों ने दावा नामक एक सुनियोजित योजना बनाई या आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने उमयद वंश की मृत्यु की घंटी बजा दी। आगे आते इसमें अब्बासियों का उत्थान। अब्बासियों के उत्थान के कुछ खलीफा दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले आता है अबू अल अब्बास, जिनका शासनकाल 750 से 754 ईस्वी के बीच माना जाता है। दूसरे आते अल मंसूर, जिनका शासनकाल 754 से 775 ईस्वी के बीच माना जाता है। तीसरे आते अल मेहंदी, जो 776 से 785 ईस्वी तक खलीफा के पद पर नियुक्त हुए। चौथे आते अल हादी, 785 से 786 ईस्वी के बीच उनका समय दिया गया है। पांचवें आते हारून अल रशीद, जिन्होंने लगभग 786 से 809 ईस्वी तक शासन किया। अगले छठे आते हैं हमारे अल अमीन, जिनका समय 809 से 813 ईस्वी के बीच माना जाता है। सातवें आते हैं अल मामून, 813 से 833 ईस्वी के बीच इनका समय रहा है। उसके बाद के खलीफे। अल मामून की मृत्यु के साथ ही अब्बासी राजवंश का पतन भी आरंभ हो गया। इसका कारण था कि उसके पश्चात आने वाले सभी खलीफे अल वतिक, अल मुतवक्किल तथा मुंतासिर आदि सभी अयोग्य निकम्बे निकले। अब्बासी वंश का अंतिम खलीफा अल मुस्तासिम था,
1258 ईस्वी में चंगेज के पोते हेलेगू ने बगदाद पर आक्रमण कर अब्बासी राजवंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अब्बासी वंश के पतन के कुछ कारण दे रखे इसमें, जिसमें का समय 750 से 1258 माना गया है। और पतन के कारणों में सबसे पहला है अल मामून के सभी उत्तराधिकारी अयोग्य निकम्बे थे। दूसरा है 9वीं शताब्दी में बगदाद का दूर के प्रांतों पर नियंत्रण कम हो गया था। तीसरा है 9वीं शताब्दी में अब्बासी साम्राज्य में अनेक गुटों और छोटे राजवंशों का उदय हो गया था। चौथा है अब्बासी खलीफों ने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पांचवा, अरबों और गैर अरबों के मध्य चलने वाले लगातार संघर्ष ने अब्बासी साम्राज्य को खोखला बना दिया। और छठा आता है अब्बासी खलीफों ने अपनी विलासिता के लिए लोगों पर भारी कर लगा दिए। इससे लोगों में असंतोष फैला और वो उनके विरुद्ध हो गए। उसके बाद अब्बासी वंश के पतन के बाद होता है सल्तनतों का उदय। 9वीं शताब्दी में अब्बासी साम्राज्य में विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के दौरान अब्बासी साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक स्वतंत्र सल्तनतों का उदय हुआ, जिनमें ताहिरी वंश प्रमुख माना जाता है, दूसरा समानी वंश, तीसरा तुलूनी वंश, चौथा बुवाई वंश, इसके अलावा पांचवा फातिमी वंश, छठा गजनवी वंश, सातवां सल्जुक वंश प्रमुख माने जाते हैं। उसके बाद आता है इस्लामी अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि था, जहाँ पर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों का पैदा किया जाता था और भूराइस के रूप में किसानों से कर लिया जाता था, जो पैदावार का 20 से 50% होता था। इसके अलावा आता है उद्योग। उम्मयद और अब्बासी खलीफा के शासनकाल में उद्योगों में भी बहुत विकास हुआ। उस समय समरकंद में कागज उद्योग विशेष रूप से विख्यात था। 751 में खलीफा अबू अल अब्बास ने एक लड़ाई में चीनी सैनिकों को परास्त कर 20,000 चीनियों को बंदी बना लिया था। इन चीनियों से अरबों ने कागज निर्माण की विधि की जानकारी प्राप्त की। बाद में कागज उद्योग के केंद्र मेसोपोटामिया, ईरान, अरब, मिस्र और स्पेन आदि में स्थापित किए। इसके अलावा यहाँ पर रेशम उद्योग, दरियों के उद्योग, चमड़ा उद्योग मुख्य रूप से थे। अगला आता है वाणिज्य और व्यापार के बारे में। मध्यकाल में इस्लामी साम्राज्य वाणिज्य और व्यापार को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला है। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इस्लाम लोगों का विभिन्न क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। यहाँ व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध थी, बैंक सुविधाएं उपलब्ध थी। इसके अलावा आता है शहरीकरण। इस्लामी साम्राज्य के विस्तार में कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। अनेक नए शहर अस्तित्व में आए। इन शहरों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अरब सैनिकों को बसाना था। ये सैनिक स्थानीय प्रशासन चलाने और उनकी सुरक्षा में मुख्य भूमिका निभाते थे। इन फौजी शहरों को मिस्र कहा जाता था। इन शहरों में इराक में स्थित कुफा, बसरा, बगदाद, मिस्र में स्थित काहिरा एवं फुतात और स्पेन स्थित कोर्डोबा नामक शहर प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थे। उसके बाद था सूफी मत। मध्यकाल में इस्लाम धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक नए समूह अस्तित्व में आया, जिसे सूफी कहा जाता है। सूफी का अर्थ होता है शुद्ध हृदय वाले या ऊनी कपड़े पहनने वाले या भगवान की स्तुति करने वाले। पंक्ति में सबसे आगे खड़े होने वाले लोगों को सूफी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक सिलसिला एक पीर और गुरु के अधीन होता था। वह बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वे अपने शिष्यों के साथ, जिनको मुरीद कहा जाता था, खानका या आश्रम में निवास करता था। कुछ प्रसिद्ध सूफी संतों के नाम दे रखे हैं। राविया, जो बसरा या इराक के रहने वाले थे। वयाजिद विस्तामी, जो इराक के प्रसिद्ध सूफी संत थे। धुनलुन मिस्त्री, जो मिस्र के निवासी थे। इसके बाद
मंसूर अल हज्जाज जो बगदाद के प्रसिद्ध सूफी संत माने जाते हैं। 5 में आते इब्न अल फरीद जो काहिरा के प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे। उसके बाद आते सूफी संतों कुछ शिक्षाएं कि अल्लाह एक है, पूर्ण आत्मत्याग करना, पीर, सूफी मत में पीर या गुरु को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इबादत, सूफी अल्लाह की इबादत या पूजा पर जोर देते थे। और नमाज पढ़ना कि सूफियों के अनुसार प्रत्येक सच्चे मुसलमान का कार्य है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना। इसके अलावा रोज़े रखना, दान देना, मक्का की यात्रा करना, तरक दुनिया। प्रत्येक सूफी के लिए आवश्यक है कि वह इस संसार में से लगाव का त्याग करे। कोई व्यक्ति जितना धन संपदा, सुंदर स्त्री पुरुष और सरकारी नौकरी आदि के चक्कर में फंसा रहेगा वह अल्लाह से उतना ही दूर रहेगा। भक्ति, संगीत और मानवता से प्रेम करना। इसके अलावा साहित्य का विकास। मध्यकाल में केंद्रीय इस्लामी देशों ने साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय विकास किया, प्रगति की है, जिसमें सबसे पहले आता है इब्न सीना। इब्न सीना मध्यकाल अरब का एक महान दार्शनिक और चिकित्सक था। यूरोप में इब्न सीना के नाम से जाना गया। उसका जन्म 980 ईस्वी में बुखारा में हुआ था। साहित्यकार आते हैं हमारे अबू नुवाज। अबू नुवाज खलीफा हारून अल रशीद का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। तीसरे आते हैं रुदकी। रुदकी समानी दरबार का एक महान कवि था। उसे नई फारसी कविता के जनक के रूप में माना जाता है। चौथे आते हैं उमर खयाम। उमर खयाम एक महान कवि, खगोल वैज्ञानिक और संगीतकार और गणितज्ञ था। उसका जन्म 1048 ईस्वी में निशापुर में हुआ था। 5वें आते फिरदौसी। फिरदौसी महमूद गजनवी का सर्वाधिक प्रसिद्ध फारसी का दरबारी कवि था। उसका जन्म 950 ईस्वी में खुरासान में हुआ। उसने 30 वर्ष की अथक मेहनत के पश्चात शाहनामा नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसमें लगभग 60,000 पद लिखे गए। छठे आते हैं हमारे इब्न अल मुकफ़ा। यह एक अरबी के प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने कलीला व दिमना नामक पुस्तक का पहलवी से अरबी भाषा में अनुवाद किया था। यह मूल रूप से संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र का अनुवाद है। उसके बाद के जिसमें मुख्य रूप से 1001 रातें एक अनेक प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह था। इन कहानियों को अनेक लेखकों द्वारा विभिन्न समयों पर लिखा गया। अगले आते हैं अल हजीज। अल हजीज बसरा का एक प्रसिद्ध लेखक था। वह यूनानी दर्शन से बहुत प्रभावित हुआ है। अगले आते हैं बालाधुरी। बालाधुरी 9वीं शताब्दी का अरबी का भारत शाह का एक प्रसिद्ध लेखक है। उसने 2 प्रसिद्ध पुस्तकों का निर्माण किया जिनमें अनसब अल अशरफ है और दूसरा फुतू अल बुल्दन मुख्य पुस्तकें मानी जाती हैं। तावरी। तावरी गन्ना अरब के महान इतिहासकारों में की जाती है। उसकी तारीख अल रसूल बल मुल्क एक उमर रचना है। इसमें उसने संसार की रचना से लेकर 915 ईस्वी तक के समूचे मानव इतिहास का वर्णन किया है। 11वें आते मुक़द्दसी। मुक़द्दसी 10वीं शताब्दी के एक महान लेखक था और यात्री था। आगे आते मसूदी और लास्ट में आते हमारे अल बरूनी। थैंक यू स्टूडेंट।